हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 35 लेकर। तो आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो गाइस, हमेशा की तरह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि फाइनली निया सभी से मिलती है और उस सबसे मिलने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि कनिष्का की फैमिली बहुत 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 अच्छी है, उसकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी है। कुछ ही देर में निया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो कनिष्का के साथ एक ही रूम में रहने वाली है। सिया, जो कि कनिष्का के अंकल की इकलौती लाडली है और उसका एक छोटा भाई वंश यदुवंशी है, वो निया के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है। निया को ये बात बहुत ही पसंद आती है और सिया अपने साथ उसे लेकर फाइनली कनिष्का के रूम में पहुंच जाती है। तो ये था हमारा अब तक का प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे रूम से निकलने के बाद कनिष्का सीधे लिविंग एरिया में आ जाती है। उसका इरादा अब ऊपर दोबारा जाने का बिल्कुल नहीं था। उसकी मॉम ने उसे जब दोबारा वैसे ही देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि आखिर कनिष्का बिना फ्रेश हुए कैसे आ गई। पर फिर उन्होंने इस बात को टाल दिया। शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि उनकी तरह उनकी बेटी भी उनसे एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। उधर निया अभी भी रूम में चेंज कर रही थी और चेंज करने के बाद सीधे लिविंग एरिया में आ गई। निया ने जब कनिष्का को देखा तो उसे ऊपर हुए अभी कुछ देर पहले का एक्सीडेंट याद आने लगा और वो कनिष्का से नज़रें बिल्कुल नहीं मिला पा रही थी। कनिष्का ने बस एक बार नज़रें उठाकर उसे देखा और फिर अपनी नज़रें वापस अपने फ़ोन में लगा ली। कुछ देर के बाद ही कनिष्का की मॉम उसके लिए लंच लेकर आ गई और सभी को डाइनिंग टेबल पर इनवाइट कर दिया। ये दोपहर का टाइम था और चूँकि आज सब लोगों के साथ कनिष्का भी थी और कनिष्का के साथ उनकी होने वाली बहू भी थी, तो आज का दिन यदुवंशी फैमिली के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशनुमा था। लंच ख़त्म करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए, पर कनिष्का चुपचाप लिविंग एरिया में ही बैठी रही। लंच करने से पहले कनिष्का ये सोच रही थी कि वो अपने रूम में जाकर आराम करेगी, लेकिन चूँकि अब उसके रूम में निया थी तो वो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। सिया निया को अपने साथ अपने रूम में ले गई और उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगी, जिसमें तरह तरह की बातें थी, जैसे वो कनिष्का से कब और कहाँ मिली, उन दोनों में किसने किसको प्रपोज़ किया, अजीब व गरीब बातें जो जिसमें से कुछ बातें निया को खुशी देती तो कुछ बातें उसे उदास कर जाती। कनिष्का अभी भी लिविंग एरिया में ही बैठी थी और वो शायद कुछ सोच रही थी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जब स्क्रीन पे नाम देखा तो वो डेविड था। कनिष्का ने बिना किसी देरी के फ़ोन उठाया। तभी उसके कानों में डेविड की आवाज़ पड़ी, जो शायद थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। डेविड ने कहा, हेलो बॉस, मुझे आपसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। क्या मैं अभी आपके यहाँ आ सकता हूँ? कनिष्का ने डेविड की ऐसी आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कुछ सीरियस है? कनिष्का की बात सुनकर डेविड ने कहा, यस बॉस, एक्चुअली मैं जिस मैटर पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो निया कपूर को लेकर है। निया कपूर का नाम सुनते ही कनिष्का ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने बिना किसी देरी के डेविड को अपने पास इनवाइट कर लिया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद डेविड यदुवंशी पैलेस में आ गया और कनिष्का के साथ उसके स्टडी रूम में चला गया। जैसे ही वो दोनों स्टडी रूम में गए, उनके चेहरे का एक्सप्रेशंस बिल्कुल गंभीर हो गया, बिल्कुल अलग। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले वो इतना नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे। कनिष्का ने गंभीर लगकर सोफे पर बैठते हुए कहा, कहो क्या बात है, तुम इतना जल्दबाजी में क्यों हो? डेविड ने कनिष्का के सामने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, जैसा कि आपने कहा था, हमने निया के ऊपर हुए उन अटैक्स के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था और उस इंसान के भी बारे में पता लगाने की कोशिश की जो निया को डिफेंस कर रहा था।
पर डेविड अचानक कहते कहते रुक गया। शायद वो कुछ ऐसा कहना चाहता था जिस पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने कुछ देर रुकने के बाद अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, एक्चुअली बॉस, हम ये तो पता नहीं लगा पाए कि नेहा को किससे खतरा है और कौन है वो इंसान जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पर जो लोग हमारे कब्जे में हैं, हमने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। हमें उनके पास से 10 लाख रुपए कैश और नेहा की फ़ोटो और बाकी डिटेल्स मिली थी। उनके कहने के मुताबिक ये साफ है कि नेहा को जो इंसान मारना चाहता है वो। डेविड एक बार फिर से रुक गया और फिर उसने जब ये देखा कि कनिष्का कितनी बेसब्री से उसके आगे बोलने का इंतज़ार कर रही है, तो उसने फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, अब वो कपूर फैमिली का ही कोई है। कनिष्का ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। जब डेविड ने ये देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज लगने लगा। भला इतनी बड़ी बात कनिष्का को हैरान क्यों नहीं कर रही है। तभी उसे ध्यान आया कि वो जिस इंसान को अपने सामने देख रहा है वो उसकी बॉस है और उसे इस बात का पहले ही अंदाज़ा था। डेविड ने आगे कहा, अब हालांकि हम ये बात जानते हैं कि नेहा को जिस इंसान से ख़तरा है वो कपूर हाउस में ही कोई है, पर हमें इस बात का अभी पता नहीं चला है। और दूसरी बात यह है कि जो इंसान नेहा को बचा रहा है वो हमारी सोच से भी परे है। डेविड की ऐसी बात सुनकर कनिष्का अब थोड़ा सा अलर्ट मोड में बैठ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी छोटी सी बात डेविड इतनी ज़्यादा हैरानी से क्यों बता रहा है। डेविड ने कनिष्का को एक फ़ाइल दिखाई। उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कनिष्का ने बड़ी ही कन्फ्यूजन के साथ उस फाइल को लिया और धीरे धीरे उसे ओपन करके देखने लगी। पर जैसे जैसे वो आगे की डिटेल पढ़ती गई उसके चेहरे पर एक हैरानी और कन्फ्यूजन दोनों बनती गई। कुछ देर के बाद उसने जब फाइल पढ़ा तो डेविड की तरफ हैरान लगते हुए कहा, व्हाट? क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? यस बॉस, मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ कि हमारे आदमियों से कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि हमें उस इंसान के ऐसा करने के पीछे का जो मकसद है वो पता नहीं चला, पर यह सच है। कनिष्का ने डेविड की बात सुनकर एक बार फिर से उन फाइल के पन्नों को पलटा। फिर से उसकी आंखें उतनी ही हैरानी से बड़ी हो गईं। बहुत ही कम ऐसा होता था जब कनिष्का किसी भी बात पर रिएक्ट करती थी, पर आज जिस इंसान की डिटेल्स उसके सामने थी उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। कनिष्का को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान नेहा को बचाने की कोशिश कर रहा है वो कनिष्का का बहुत ही पुराना दुश्मन है। और सिर्फ उसका दुश्मन ही नहीं बल्कि उसकी भी हैसियत यदुवंशी फैमिली से सिर्फ 19-20 की ही है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। आखिर इतना बड़ा इंसान नेहा को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा था या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक कनिष्का की आंखों से बच रहा हो? कनिष्का बड़ी ही गहरी सोच में चली गई और फिर भी उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को कैसे पता लगाए। जैसे जैसे कनिष्का नेहा के इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रही थी ये गुत्थी उतनी ही ज़्यादा उलझती चली जा रही थी। शायद अब ये मैटर उतना सिंपल नहीं रहा जितना सिंपल दिख रहा था। कनिष्का ने एक गहरी सोच के बाद कहा, कपूर फैमिली के हर एक मेंबर की डिटेल निकालो, हर एक मेंबर की, यहाँ तक कि नेहा की मॉम की भी। छोटी से छोटी डिटेल मुझे चाहिए। और हाँ, इस बार इस काम के लिए AK-04 के 4 बेस्ट एजेंट को हायर करो और उन्हें अलग अलग तरीके से सभी पहलुओं पर पता लगाने की जिम्मेदारियाँ दे दो। कनिष्का की ये बात सुनकर डेविड समझ गया कि उसकी बॉस इस केस के किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती हैं। आखिर ये पहेली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। यहाँ तक कि एक तरफ जो इंसान नेहा को मारने की कोशिश कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कोई बाहरी इंसान नेहा को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग एक दूसरे से दूर दूर तक
किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं थे, पर इसके बावजूद भी इनके बीच एक हिडन जंग चल रही थी। डेविड के साथ बातें करते करते कनिष्का को कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते डिनर का टाइम हो गया। डिनर करने के बाद निया अपने रूम में चली गई और वो कनिष्का से बात करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करती रही। आज निया कुणाल की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ और उससे पहले जो कुछ भी हुआ कनिष्का से बताना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी कनिष्का नहीं आई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए और अब निया के चेहरे पर उदासी के साथ साथ नींद भी दिखने लगी। उधर कनिष्का अब भी स्टडी रूम में बैठी थी। उसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। उसके हाथों में अब भी डेविड की दी हुई फाइल थी और वो उसी पर अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली कनिष्का ने उस फाइल को बंद करके अलग रख दिया। अब वो पूरी तरह फ्री थी, पर जैसे ही वो अपने रूम में जाने के लिए खड़ी हुई तो उसे अचानक याद आया कि वहाँ निया पहले से ही है। कनिष्का के कदम अपने आप रुक गए। वो अभी कनिष्का निया को फेस नहीं करना चाहती थी। कहीं न कहीं उसके दिल में अभी भी निया के लिए नफ़रत साफ साफ झलक रही थी। कनिष्का फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते कनिष्का अपनी पुरानी यादों में खो गई और वो 3 साल पीछे चली गई। कुणाल की मौत के बाद कनिष्का अभी भी इंडिया नहीं आई थी और वो 1 हफ्ते तक उसी कॉलेज के आगे पीछे चक्कर लगाती रही। उसे न जाने क्यों इस बात की उम्मीद थी कि शायद वो लड़की एक बार उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आएगी और कुणाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उससे माफ़ी मांगेगी। करीब 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी निया उससे मिलने नहीं आई और इन 1 हफ्तों में धीरे धीरे कनिष्का की नफ़रत निया के लिए बढ़ती गई। हालांकि ये बात कनिष्का भी जानती थी कि कहीं न कहीं नेहा से गलती हुई थी, पर इसके बावजूद भी उसे सबसे बड़ी बात का दुख तो ये था कि नेहा एक बार भी अपनी गलती सुधारने के लिए कनिष्का या उसकी फैमिली के पास नहीं आई। उधर नेहा भी बेड पर लेटे-लेटे यही सोच रही थी कि काश वो कनिष्का को ये बता सके कि उसे कुणाल की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उस दिन निया इंडिया नहीं आई होती तो शायद वो कुणाल को ढूंढते ढूंढते उसके पास चली जाती और उससे माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता। 2 लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रूम में बैठकर एक ही मैटर पे अपनी अपनी नज़रों से अपना अपना ओपिनियन अपने दिमाग में बना रहे थे। धीरे धीरे काफ़ी रात हो गई और कनिष्का का वेट करते करते निया सो गई। जब कनिष्का अपने रूम में आई तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर पड़ी जिस पे निया अभी भी सो रही थी। कनिष्का धीरे से उठी और हमेशा की तरह एक पिलो और चादर उठाकर जाकर सोफे पर सो गई। देखते ही देखते ये अजीब रात सुबह में बदल गई। सुबह के 7 बजे यदुवंशी पैलेस। मिसेस देविका यदुवंशी हमेशा की तरह उठकर पूजा कर रही थीं। बाकी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कनिष्का की आंटी अपने ऑफिस के सिलसिले में कंट्री से बाहर चली गईं। आज उनकी सुबह की ही फ़्लाइट थी। निया के उठने से पहले कनिष्का रेडी होकर नीचे आ गई और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गई। वंश और सिया अब भी अपने रूम में सो रहे थे। सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते इस बात को 1 हफ्ते निकल गए। 1 हफ्ते बाद वक्त के साथ साथ निया पूरी तरह यदुवंशी हाउस में कंफर्टेबल महसूस करने लगी। अब हर एक मेंबर उसे अपनी फैमिली की तरह मानता था। इस बीच सिया और निया के बीच की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई और वंश के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। जो ग्रुप 2 लोगों का था अब वो 3 लोगों का हो गया
और ये तीनों मिलकर खूब सारी मस्ती करते थे। कपूर फैमिली में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि कपूर कॉरपोरेशंस का कंट्रोल कनिष्का के हाथों में था, पर इसके बावजूद भी उसने किसी भी स्टाफ को जॉब से नहीं निकाला था। यहाँ तक कि मिस्टर कपूर अभी भी चेयरमैन की पोस्ट पे थे और मिस्टर अर्नव कपूर अभी भी अपनी सीईओ की पोस्ट संभाल रहे थे। कनिष्का के पास 60% शेयर्स थे, पर उसने कोई भी दखल अंदाजी नहीं की। वो चुपचाप अपने कामों को करती रही। दादी माँ भी वापस आ चुकी थी और उनसे दादाजी ने झूठ कहा कि निया 1 महीने के लिए अब्रॉड गई है। दादी माँ इस बात को मान गई, क्योंकि उन्हें इस बात की आदत थी। आखिर पहले भी निया का आना जाना लगा ही रहता था। हालांकि यदुवंशी पैलेस में सभी लोग निया के दिल के बहुत करीब आ चुके थे और निया भी सबके दिलों में जगह बना चुकी थी, पर कुछ खालीपन अब भी था। कनिष्का और निया के बीच सब कुछ वैसा का वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला। कनिष्का अब भी निया को हर रोज़ इग्नोर करती थी। यहाँ तक कि अब कनिष्का की ये इग्नोरेंस निया के दिल में किसी नासूर की तरह जख्म करती जा रही थी और ऊपर से कुणाल की मौत का गिल्ट हर रोज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पूरा दिन झूठी मुस्कान लिए निया सबके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती और रात को कनिष्का की बेरुखी सहकर सो जाती। एक ही छत के नीचे एक ही रूम में रहकर भी निया कनिष्का को सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही देख पाती, क्योंकि कनिष्का निया के सोने से पहले कभी अपने रूम में ही नहीं आती। निया के सोने के बाद कनिष्का सोने के लिए आती और चुपचाप हमेशा की तरह सोफे पर सोकर सुबह सबसे पहले उठकर ऑफिस चली जाती। निया के लिए ये पल, ये दिन किसी मौत से कम नहीं थे। कभी कभी तो वो ये सोचती कि कुणाल एक ही मौत मरा, पर उसके गम में निया हर रोज़ एक नई मौत मरती है। अब ये बातें धीरे धीरे निया को अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थीं और अब उसका हौसला जवाब दे रहा था। आज संडे था। आज की सुबह हर रोज़ की सुबह की तरह ही बहुत ही नॉर्मल थी, पर लास्ट नाइट निया ये अपने मन में ठान कर सोई थी कि सुबह वो कनिष्का को ज़रूर देखेगी। वो किसी भी कीमत पे कनिष्का से पहले उठकर दिखाएगी, और ऐसा ही हुआ। सुबह के 7 बज रहे थे और कनिष्का अब भी सोफे पर सो रही थी। जैसे ही निया उठी तो उसकी नज़र सोफे पर ही गई, पर हमेशा की तरह वो खाली नहीं था। सबसे पहले उसकी नज़र कनिष्का के चेहरे पर गई, जो काफ़ी बेचैन और थकी हारी लग रही थी। निया धीरे से चलते चलते कनिष्का के पास आई और चुपचाप उसे जी भर कर निहारने लगी। कनिष्का को देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे याद नहीं था कि न जाने कितने दिन हो गए और उसने कनिष्का को कभी भी इतने करीब से नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया, जो शायद उसके दिल में न जाने कब से दबा था, पर फिर भी निया ने उस पर कंट्रोल कर लिया। वो ज़्यादा देर तक कनिष्का के पास नहीं रुकना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं कनिष्का की आँख न खुल जाए और उनके बीच फिर से एक कड़वाहट घुल जाएगी। निया दबे पाँव वापस चली गई और कुछ देर के बाद फ्रेश होकर नीचे आ गई। आज निया ने एक अलग ही आज आज निया बहुत ही अलग दिख रही थी। उसने हर बार की तरह जीन्स कैरी नहीं किया था, बल्कि उसकी जगह पे बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से रेडी हुई थी। उसने एक वाइट कलर का सूट और गले में एक वाइट दुपट्टा डाल रखा था और उसके बाद माथे पर एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गांव की भोली भाली मासूम सी लड़की हो। खुले बालों को लहराते हुए निया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और हमेशा की तरह मिसेज़ यदुवंशी पूजा कर रही थी। उन्होंने जब आज निया को इतनी जल्दी रेडी हुए देखा तो वो काफ़ी खुश लगने लगी और उन्होंने पूजा की प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए इशारे में निया को अपने पास बुलाया। निया चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। निया जैसे ही वहाँ पे बैठी तो उसे ध्यान आया कि इससे पहले वो कभी भी पूजा में शामिल नहीं हुई है। जब भी उसे दादी माँ पूजा पर बुलाती तो वो हमेशा यही कहकर कट टाल देती, रहने दीजिए ना दादी माँ, मुझे किस चीज़ की कमी है,
भला मैं भगवान जी से क्या मांगूं? जाइए, मुझे सोना है। निया की ऐसी बातें सुनकर दादी माँ ने उसे बुलाना ही छोड़ दिया था और अब तो निया को इस बात का भी ध्यान नहीं था कि वो पहली और आखिरी बार पूजा पे कब बैठी थी। अचानक उसे अपनी बातें याद आते हुए कुछ अजीब लगा और उसने फाइनली अपना अपना ध्यान पूजा की तरफ लगा लिया। उसने जब सामने रखी कृष्ण राधा की मूर्ति देखी तो बस देखती रह गई। न जाने क्यों वो उनमें खोती ही चली गई। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगीं और निया को इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उसके दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और वो एक गहरे दर्द के साथ चुपचाप कान्हा जी को देखती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहने लगी, कान्हा जी, आप क्या मुझसे बदला ले रहे हैं? मुझे पता है मैंने पहले आपके सामने हाथ जोड़ने से मना कर दिया था, तो शायद आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि मैं आपसे कब तक दूर रह सकती हूँ। देखिए, मैं हार गई, मैं हार कर आ गई आपके पास। मेरे पास आज भी सब कुछ है, पर सबसे अनमोल चीज़ जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो मेरे पास नहीं है। आप बहुत खुश होंगे ना? निया अपने मन की भड़ास कान्हा जी पे निकाले जा रही थी और वो मन ही मन उनसे शिकायत भी कर रही थी। उसने मन ही मन आगे कहा, कान्हा जी, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। पहले मैं किसी की भी तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं, किसी की भी फीलिंग्स को फीलिंग्स नहीं समझती थी। पर प्लीज़ मेरा यकीन करिए, मैं उस समय नादान थी, मुझे सही गलत की समझ नहीं थी। पर आज मैं समझ गई हूँ कि किसी की फीलिंग्स क्या होती है, किसी के लिए प्यार क्या होता है, रिश्ते के मायने क्या होते हैं। कान्हा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरा प्यार दे दीजिए। ये ये बोझ मेरे दिल पर जो इस समय है वो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब और कुणाल की मौत का गिल्ट लेकर जी नहीं पाऊंगी कान्हा जी। मैं अब और कनिष्का की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हारने लगी हूँ। मुझे डर लगने लगा है कहीं मैं इस नफ़रत और मोहब्बत की जंग में हार न जाऊँ। प्लीज़ कान्हा जी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? क्या मैं कभी कनिष्का के दिल में जगह बना पाऊंगी? क्या मेरे गलतियों की कोई माफ़ी नहीं? 14 वर्ष बाद तो श्री राम जी के भी वनवास खत्म हो गए थे, फिर मैं इतने दिनों से क्यों परेशान हूँ? मेरी तकलीफ़ें क्यों नहीं कम हो रही हैं? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है? हाँ, मैंने कर दी नादानी में गलती, पर मुझे अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कान्हा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे दिल का दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ चमत्कार कर दीजिए कान्हा जी, प्लीज़ कुछ चमत्कार कर दीजिए। मैं आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? कनिष्का निया अपनी बात कहते कहते रोने लगी। हालांकि वो मन ही मन में गौर जी से प्रे कर रही थी, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो तो ये भी भूल गई कि मिसेस यदुवंशी उसके बगल में ही बैठी हैं। जब उन्होंने निया को ऐसे रोते हुए देखा तो अचानक वो घबराने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा खुश दिखने वाली निया आखिर किस दर्द और किस गम से गुजर रही है। वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब उनकी नज़र सामने कान्हा जी पर पड़ी तो वो रुक गईं। उन्हें पता था कि अगर आज तक निया ने उनसे कोई बात शेयर नहीं की तो ज़रूर ये कोई बहुत ही बड़ी बात होगी। कहते हैं कि भूख लगने पर बिना रोए एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो भला बिना हाथ जोड़े भगवान हमारी गलतियों और हमारी तकलीफ़ों को कैसे कम कर सकते हैं? शायद कान्हा जी भी निया के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे और वो भी ये चाह रहे थे कि निया आकर अपनी तकलीफ़ों को उनके सामने कहे। और जब निया को अपनी गलतियों का एहसास हो ही चुका था तो भला और कितने दिन तक उसे इस तकलीफ़ में रखना सही होता।
निया इस समय कान्हा जी से बात करते करते पूरी तरह खो चुकी थी और उसे बाहरी दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं था। धीरे धीरे पूजा पूरी भी हो गई और यदुवंशी पैलेस में एक सुकूनदायक शंख बजने की आवाज़ गूंजने लगी। इधर पूजा में शंख की आवाज़ गूंज रही थी, उधर कनिष्का के रूम में बार बार निया का फ़ोन बजता जा रहा था। कनिष्का ने उसे एक बार अवॉइड कर दिया। उसे लगा कि शायद कोई फालतू कॉल होगी और उसने अपने कानों पर पिलो रख लिए और एक बार फिर से सोने लगी। कुछ देर तक फ़ोन बिल्कुल साइलेंट रहा और उसके बाद अचानक एक बार फिर से बजने लगा। अब कनिष्का की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो इस फ़ोन की घंटी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मन ही मन चिल्लाते हुए कनिष्का सोफ़े से उठी और वो उस फ़ोन के पास पहुंची। वो उस फ़ोन को ऑफ़ करने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही उस फ़ोन की स्क्रीन पर उसने प्राइवेट नंबर को देखा तो अचानक वो होश में आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि नेहा के फ़ोन पर किसी प्राइवेट नंबर से कौन फ़ोन कर सकता है। वो नेहा की कॉल अटेंड नहीं करना चाहती थी, ये उसके मैनर्स के ख़िलाफ़ थे, पर उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। कनिष्का ने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोल के चेक किया, नेहा कहीं भी नहीं थी। थक हार कर वो उसे रखने के लिए टेबल की तरफ मुड़ गई, पर जैसे वो उसे रखने वाली थी वो फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। अब कनिष्का के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और बिना बन के उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव करके अपने कानों में लगाया तो उसे एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या मेरी बात मिस निया कपूर से हो रही है? उस इंसान की बातें सुनकर कनिष्का समझ गई कि ये नेहा को बिल्कुल नहीं जानता। कनिष्का ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, जी, आप कौन? कनिष्का ने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने आगे बोलते हुए कहा, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मैंने फ़ोन किस लिए किया है ये मैटर करता है। उस आदमी की ऐसी अजीब बातें सुनकर कनिष्का की आंखें अब पूरी तरह खुल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा अजीबोगरीब आदमी निया के फ़ोन पर क्यों कॉल कर सकता है। उसने आगे उससे पूछा, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरा क्या मतलब है और मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसे जानने के लिए तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। 3 दिन के बाद रॉयल होटल के ठीक सामने एक छोटा सा कैफ़े है। शाम के 5 बजे तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करना। मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का अब बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और वो कन्फ्यूजन के मारे ये सोचने लगी कि ये आदमी कौन है और ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो वो निया से करना चाहता है। उसने अपनी बातों को बिना घुमाए सीधे पूछते हुए कहा, आखिर मैं एक अनजान इंसान से मिलने कैसे आ सकती हूँ? मैं कैसे भरोसा करूँ कि तुमसे मिलना सेफ़ होगा? किसने कहा कि तुम मुझ पे भरोसा करो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ पर भरोसा करता है या नहीं, पर मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कुणाल यदुवंशी की मौत का सच जानना चाहती हो तो ठीक 5 बजे मेरी बताई हुई जगह पर वापस आ जाना। जैसे ही कनिष्का के कानों में उसके आखिरी शब्द पड़े, कनिष्का बिल्कुल हैरान हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ देर तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया, वो चुपचाप खड़ी रही और फिर उसके बाद उस आदमी की आवाज़ सुनकर वो होश में आई। उसने होश में आते ही पूछा, क्या? कुणाल यदुवंशी की मौत? तुम क्या कहना चाहते हो? भला इसमें और क्या है जो जानना बाकी है? क्या इस दुनिया को ये नहीं पता कि कुणाल यदुवंशी कॉलेज की बिल्डिंग से गिर के मरा था? कनिष्का की ये बात सुनकर वो आदमी फिर से हंसने लगा।
और उसने कहा, ये तो इस दुनिया को पता है, पर मैं जो तुमसे बताना चाहता हूँ वो सच्चाई से बिल्कुल परे है। कुणाल यदुवंशी सुसाइड सुसाइड की वजह से नहीं मरा, बल्कि उसे मारा गया था। जैसे ही उस आदमी ने इस आखिरी शब्द को कहा, कनिष्का की बॉडी में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका खून सूख गया हो। ऊपर से नीचे तक वो अपनी जगह पर जम गई और आज पहली बार उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हैरान लगते हुए बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे पॉसिबल है? पूरी दुनिया जानती है कि कुणाल यदुवंशी ने सुसाइड किया था, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसका मर्डर हुआ था? उस आदमी ने फिर से कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से ये जाकर क्यों नहीं पूछती कि कुणाल का मोबाइल फ़ोन अभी तक क्यों नहीं उनके हाथ लगा? जैसे ही उस आदमी ने कनिष्का के सामने कुणाल के मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया तो कनिष्का की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गईं। उसे याद आया कि जब वो कुणाल के पास गई थी तो उसने उसके फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की थी, पर उसके पास से उसे कोई भी चीज़ नहीं मिली। बहुत ही पता लगाने के बाद भी उसे उस फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तो उसने ये मान लिया कि शायद वो फ़ोन किसी स्टूडेंट ने उठा लिया होगा। पहले कनिष्का को उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने उसके फ़ोन का जिक्र किया तो उसे अब धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन होने लगा। उस आदमी ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, जिस दिन कुणाल यदुवंशी की मौत हुई थी उस दिन मैं वहीं पर था, उसी कॉलेज की बिल्डिंग पर। मेरी आंखों के सामने उसे मारा गया था और मेरे पास उसका सबूत भी है। तो क्या तुम अब भी ये जानना चाहती हो कि मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? तभी कनिष्का ने उस आदमी को बीच में टोकते हुए कहा, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें इसमें क्या फ़ायदा है? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे मतलब का है। मैं तुम्हारा अच्छा या बुरा बिल्कुल नहीं चाहता। एक्चुअली मैं पहले ये नहीं जानता था कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर है तो 3 दिन बाद शाम 5 बजे कैश लेकर के आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारे सबूत वापस मैं तुम्हें तुम्हारे सबूत के साथ कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो शायद तुम्हारे लिए काम की होगी। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया, पर उसके बाद भी कनिष्का अब भी अपने कानों में फ़ोन को लगाए चुपचाप खड़ी थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच था। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आज तक वो ये नहीं सोचती आ रही थी कि कुणाल ने निया की वजह से सुसाइड किया था? फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? आखिर कौन होगा वो इंसान जो कुणाल को जान से मारना चाहता था और उसने इस पूरे मैटर को सुसाइड केस में कन्वर्ट कर दिया? इस गुनाह के पीछे जो भी हो, पर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शातिर था। बड़ी आसानी से उसने कनिष्का के साथ साथ सभी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और इस मर्डर को सुसाइड केस में कन्वर्ट कर दिया। कनिष्का के सामने एक बार फिर से दो तरह की कन्फ्यूजन थी। ये आदमी कौन था? क्या इसे सच में पैसे की ज़रूरत थी? क्या सिर्फ एक छोटा सा सौदा करने के लिए वो उससे मिलने वाला था, या फिर इसके भी पीछे उसी इंसान का हाथ था जो निया को बार बार बचाने की कोशिश कर रहा हो? वक्त गुजरने के साथ साथ अब निया के पीछे का सारा सच भी सामने आने लगा। अचानक कनिष्का के दिमाग में निया का चेहरा आया और उसका दिल एक बार फिर से काँप उठा। तो इसका मतलब ये था कि निया इतने दिनों से एक ऐसी सज़ा भुगत रही थी जिसका गुनाह उसने किया ही नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कनिष्का इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? पर क्या कनिष्का सच में गलत थी? नहीं,
निया और कनिष्का दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थीं। बस ये तो वक्त था जो उन्हें अपने इशारे पर नचा रहा था। अचानक निया का ख्याल आते ही कनिष्का के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा और उसके दिल की धड़कन फिर से एक बार तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक बेवजह वो निया से नफ़रत करती आ रही थी। निया की गलती थी, पर कनिष्का को इस बात की भी तसल्ली थी कि जिस गुनाह की सज़ा वो निया को देती आ रही थी, निया उसमें पूरी तरह निर्दोष है। ये किसी मैजिक से कम नहीं था। हालांकि कनिष्का इस सच्चाई को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, पर इसके बाद भी आज पहली बार निया के लिए उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसके मन में अचानक सी बेचैनी होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद अब उसके दिल में निया के दर्द का एहसास उठने लगा था। पर इसके बावजूद भी कनिष्का अभी इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं थी। जब तक वो उस इंसान से मिलकर वो सबूत अपनी आंखों से ना देख ले, उसे यकीन नहीं होगा कि निया सच में निर्दोष है। पर फिर भी न जाने क्यों कनिष्का को अपने दिल में एक अलग अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे इस बात की क्यों खुशी हो रही थी कि निया इस केस में बिल्कुल निर्दोष है। कनिष्का अभी अपनी उलझनों में उलझी हुई थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पर कनिष्का को उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं थी। कुछ देर तक एक दो बार और नॉक करने के बाद फाइनली कोई दरवाजे से अंदर आ गया और वो करीब कनिष्का से 6 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। कनिष्का अभी भी निया का फ़ोन अपने हाथ में लेकर कुछ सोच रही थी। तभी अचानक उसके कानों में किसी की बहुत ही प्यारी सी धीमी सी आवाज़ पड़ी। कनिष्का। वो निया थी। हालांकि निया कनिष्का को बेइंतहा प्यार करती थी, पर जैसे जैसे वो कनिष्का के करीब आती गई और कनिष्का की सच्चाई और उसका अलग एक रूप उसे दिखता गया, वैसे वैसे उसके प्यार गहरे होने के साथ साथ उसके दिल का डर भी गहरा होता गया और अब वो कनिष्का से काफ़ी डरती थी। घर के बाकी लोगों का भी यही हाल था। जब कनिष्का के कानों में निया की आवाज़ गूंजी तो अचानक फिर से उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। कनिष्का ने निया की आवाज़ पहली बार नहीं सुनी थी। उसने कई बार अपने कानों से निया को कनिष्का कहते हुए सुना था, पर हर बार की तरह इस बार नहीं था। इस बार कुछ अलग था। कनिष्का को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे निया की आवाज़ इस बार उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिल तक घर कर गई हो। कुछ देर पहले जो हैरानी थी उसने उसे छुपा लिया और खुद को नरम दिखाने की कोशिश करते हुए वो धीरे से पीछे मुड़ी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो बस निया को देखती ही रह गई। निया आज बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। उसने वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसके गले में बहुत ही सॉफ्ट वाइट मैचिंग दुपट्टा था। उसने अपने हाथों में आरती की थाली ली हुई थी जिसमें दीपक जल रहा था। उसके माथे पे छोटी सी बिंदिया और खुले स्ट्रेट बाल जो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे। कनिष्का ने जब ऐसे निया को अपने सामने देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने सदियों बाद वो उसे देख रही हो। अचानक उसकी नज़र निया की आंखों से जा टकराई और वो बस उसे देखती ही रही। देखते ही देखते उसके मन में ये भी चल रहा था कि उसने कभी इस बात पर गौर क्यों नहीं किया। निया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये वो निया नहीं थी जो एक वक्त पर अपनी दौलत, रुतबे और अपनी पावर का घमंड हर किसी को दिखाया करती थी। उसकी आंखों में गुरूर रहता था और जुबान पे कड़वाहट। पर आज जो निया कनिष्का के सामने थी वो उससे बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी थी, आँखों में बेइंतहा प्यार था, होठों पर प्यारी सी स्माइल थी और उसके चेहरे पर एक मासूम बच्चे की तरह एक्सप्रेशंस थे। वो अपनी सहमी सी आँखों से कनिष्का को देख रही थी, जैसे वो डर रही थी कि कहीं उसका यहाँ आना कनिष्का को फिर से नाराज़ न कर दे। पर इस बार कुछ अलग था।
कनिष्का निया की तरफ देख तो रही थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी फीलिंग्स थी। उसके दिल में उसके लिए नफरत नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तड़प रही हो। उसके दिल की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हाथ बंद कर लिए और ज़ोर से अपनी मुट्ठियों को कस लिया। बिना किसी एक्सप्रेशंस के, बिना हिले डुले, कनिष्का एकटक बस निया को देखे जा रही थी। कनिष्का की गहरी छोटी आंखें जब निया की आंखों से टकराई तो निया के दिल में फिर से जोरदार हलचल हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये फीलिंग्स न जाने कितने दिनों बाद महसूस कर रही हो। उसे एक गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि शायद उसका आना कनिष्का को पसंद नहीं आया, इसीलिए कनिष्का उसे ऐसे देख रही है। धीरे धीरे निया हेजिटेशंस के मारे पीछे खिसकने लगी और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। पर जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, कनिष्का की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, निया। कनिष्का ने सिर्फ निया का नाम ही लिया था, पर इस बार उसका तरीका इतना ज़्यादा अलग था। इस बार उसकी बातों में एक अजीब सी फीलिंग्स थी जो सीधा जाकर निया के दिल पे लगी। सिर्फ कनिष्का के एक शब्द से ही निया के दिल की धड़कन तेज होने लगी और वो अपनी जगह पर किसी बर्फ़ की तरह जम गई। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जिसे ख़त्म करते हुए कनिष्का आगे बढ़ी और वो निया के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। निया को इस बात का एहसास भी नहीं था और वो धीरे से कनिष्का को देखने के लिए पीछे मुड़ी। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, अचानक कनिष्का को अपने इतना करीब देखकर घबरा गई और डर से पीछे हटने लगी। पर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लगभग आरती की थाली लेकर गिरने ही वाली थी। पर इससे पहले कि निया गिर पाती, कनिष्का ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अब निया के हाथ आरती के थाली पर थे और कनिष्का के हाथ निया के हाथों पर। धीरे धीरे कनिष्का ने निया को संभाला और निया चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। पर इस समय जब उसकी नज़र कनिष्का के हाथों पर पड़ी, जिसने निया के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, तो उसके दिल की धड़कन अब और ज़्यादा बढ़ने लगी। पर इस बार ये अजीब फीलिंग्स सिर्फ एक तरफ़ा नहीं थी, बल्कि सेम सिचुएशंस कनिष्का की भी थी। वो अपने दिल में उठ रही इस अजीबोगरीब भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। जब से निया कनिष्का के सामने आई थी, तब से कनिष्का एकटक निया के चेहरे को ही देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि महीनों की दूरियां वो एक सेकंड में ख़त्म कर देगी। पर अब भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उसे रोक रही थीं। शायद वो अब भी अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं थी। कनिष्का को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाकर निया इधर उधर नज़रें चुराने लगी। शायद उसके अंदर अब पहले जितनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे नज़रें मिला सके। अचानक कनिष्का को महसूस हुआ कि उसने काफ़ी देर से निया का हाथ पकड़ रखा है और जिससे निया पूरी तरह अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसने झट से निया का हाथ छोड़ते हुए कहा, वो तुम मुझे बिना आरती दिखाए वापस जा रही थी। निया समझ गई कि कनिष्का उसे सफाई दे रही है। कनिष्का ने भी अब अपनी नज़रें निया की नज़रों से हटाया और एक दो बार इधर उधर देखा। फिर उसकी तरफ देखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और सर के पीछे लगा लिया। निया ये देखकर हैरान रह गई। पहले तो कनिष्का ने उसे बुलाया, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी मायने रखती थी, और अब कनिष्का क्या कर रही है? अचानक से हुए इस बदलाव को देखकर निया कुछ समझ नहीं पा रही थी। कनिष्का अब भी अपना हाथ पीछे लगाकर वेट कर रही थी, तो फाइनली निया को समझ आया कि कनिष्का का क्या मतलब है। वो धीरे से डरते हुए आगे बढ़ी और उसने उसे आरती अपने हाथों से दिखाई। हालांकि कनिष्का ने अभी भी शावर नहीं लिया था, पर इसके बावजूद भी
वो अपने माथे पर टीका लगाने के लिए रेडी हो गई। निया ने अपने नाजुक छोटे छोटे हाथों से उसके माथे पर छोटा सा तिलक लगाया। जब निया उसे तिलक लगा रही थी तो वो कनिष्का के काफ़ी करीब थी और इस समय कनिष्का की नज़र बस निया के चेहरे पर ही थी। तिलक लगाकर जैसे ही निया पीछे हट रही थी तो उसकी भी नज़र एक बार फिर से कनिष्का की आंखों से जा टकराई। कुछ देर तक वो दोनों बस एक दूसरे को देखती रहीं। ये फीलिंग्स बहुत ही प्यारी थी जो शायद न जाने कितने दिनों बाद निया अपने दिल में महसूस कर रही थी। इस बार कनिष्का के दिल में कोई भी खालीपन नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ने धीरे धीरे निया के लिए जगह बनाना शुरू कर दिया था और कनिष्का को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था। एक दूसरे को देखने के बाद निया धीरे से पीछे मुड़ी और वहाँ से जाने लगी, पर सिर्फ 2 कदम ही दूर गई थी तभी कनिष्का की आवाज़ एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी। अब निया। ये दूसरी बार था जब कनिष्का ने एक ही दिन में उसे रोका हो। निया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आज सच में कोई मिरेकल हो रहा था? निया ने एक बार फिर से कनिष्का की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। तभी कनिष्का ने कहा, मैं रेडी होकर नीचे आ रही हूँ। मॉम को कहो मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। ठीक है। कनिष्का की बात सुनकर निया ने बड़े ही ओबीडेंट लगते हुए अपना सर हामी में हिलाकर उसे जवाब दे दिया और धीरे से वहाँ से बाहर चली गई। कनिष्का अब भी उस दरवाजे को देख रही थी। उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज उसे क्या हुआ है और वो इतना अजीब हरकत क्यों कर रही है। उसे तो इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसने बिना शावर लिए ही निया से तिलक लगवा लिया। क्या ये ठीक था? इश्क में सब ठीक है। उधर निया जैसे ही कनिष्का के रूम से बाहर निकली तो वो उसके दरवाजे पर जाकर लग गई। आज जो कुछ भी हुआ ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक के बाद एक करके कनिष्का ने 2 बार उससे खुद बात की और वो खुद अपने कदमों को बढ़ाते हुए निया के पास चल कर आई। पर शायद निया को इस बात का एहसास नहीं था कि अभी तो ये शुरुआत थी, आगे बहुत ही ज़्यादा हैरानी उसके सामने आने वाली थी। शायद कान्हा जी ने अब निया के लाइफ के बुरे पन्ने के पेज को पलट दिया था और अब उसके जीवन का सुनहरा कल शुरू हो चुका था। अक्सर निया अक्सर कनिष्का कॉफ़ी के लिए सीधा अपने मॉम से ही कहती थी और वो घर के नौकरों के हाथ की कॉफ़ी कभी नहीं पीती थी। पर आज कुछ अलग था। हालांकि उसने अपनी मॉम से ही कहा था, पर पहली बार कॉफ़ी लाने के लिए निया को कहा गया था। निया इस चांस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी और वो सीधा किसी बर्ड की तरह चहकते हुए किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद वो काफ़ी खुश लग रही थी। जब मिसेज यदुवंशी ने उसे ऐसे खुश लगते हुए देखा तो वो कंफ्यूज लगने लगी। उन्हें याद आने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो निया इतनी ज़्यादा गंभीर लग रही थी, फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे चिड़ियों की तरह चहक रही है। पर जो भी हो, वो निया के चेहरे पर खुशी देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। उन्होंने निया से कहा, अब निया बेटा वो कॉफ़ी पास करना, कनिष्का के उठने का टाइम हो गया है। देविका मॉम की ऐसी बातें सुनकर निया ने कहा, अब मॉम आज कॉफ़ी मैं बनाऊं? निया की ऐसी बात सुनकर देविका मॉम थोड़ा सा कंफ्यूज लगने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कनिष्का को सिर्फ़ और सिर्फ उनके हाथ की कॉफ़ी पसंद है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचा। आखिर निया कोई गैर नहीं थी, कनिष्का की गर्लफ्रेंड थी, तो वो तो उसके लिए बना ही सकती है। और उन्होंने हामी भर दी। कनिष्का निया काफ़ी खुश लगने लगी। उसे कुकिंग भले ही ना आती हो, पर कॉफ़ी बनाना उसे बहुत पसंद था और वो उसे अच्छे से आता था।
एब्रॉड में वो अक्सर अपने हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी ही पीती थी। किसी बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए निया बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभी सिर्फ निया को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आज उनकी छोटी मालकिन को ऐसी कौन सी खुशी मिली है। पर फिर भी वो निया को काफ़ी पसंद किया करते थे और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर उनके भी चेहरे पर मुस्कान छा गई। कुछ देर के बाद कनिष्का रेडी होकर नीचे आ गई और वो अपनी कॉफ़ी का वेट करने लगी। पर निया खुद कॉफ़ी लेकर नहीं आई, बल्कि उसने किसी सर्वेंट के हाथ से भिजवाया। उसे इस बात का डर था कि अगर कनिष्का को कॉफ़ी पसंद नहीं आई तो शायद उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है। धीरे धीरे सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ गए, पर वंश अभी भी सो रहा था। सिया भी रेडी होकर के नीचे आ गई। कनिष्का ने हमेशा की तरह अपना न्यूज़ चेक करते हुए कॉफ़ी की एक पहली सिप ली और जैसे ही उसने कॉफ़ी को टेस्ट को महसूस किया तो वो अचानक अपना ध्यान फ़ोन से हटाकर उस कप की तरफ देखने लगी। उसने किचन में निया अपने हाथों को मसल रही थी और वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। नर्वस लगते हुए वो एकटक कनिष्का के रिएक्शंस का वेट कर रही थी। कनिष्का ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और उसने एक बार फिर से कॉफ़ी पी। जब उसने दोबारा सिप ली तो फाइनली उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और उसे सभी को अपने पास बुलाकर पूछा, ये कॉफ़ी किसने बनाई है? सभी लोग हिचकिचाने लगे। वो जानते थे कि निया मैडम ने ये बताने से मना किया है, तो अब वो क्या करते? कनिष्का उन्हें ऐसे हिचकिचाता हुआ देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगी। क्या उसने इतना टिपिकल सवाल पूछा था? उसने बस यही तो पूछा कि ये कॉफ़ी किसने बनाई है। अचानक उसे ख्याल आया कि शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ये कॉफ़ी पसंद नहीं आई। तो उसने आगे कहा, अब ठीक है, मत बताओ, लेकिन आज के बाद से मुझे ऐसी ही कॉफ़ी चाहिए, सेम टेस्ट के साथ। जैसे ही कनिष्का ने ये कहा तो सभी सर्वेंट काफ़ी खुश लगने लगे और उन्होंने खुश लगते हुए एक साथ निया की तरफ देखा। निया के चेहरे पर तो जो खुशी थी वो शायद ही शब्दों में बयां की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। तभी देविका मॉम भी निया को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गईं और सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे। कनिष्का के लेफ़्ट साइड में सिया और उसके लेफ़्ट साइड में निया बैठी थी। कनिष्का इस समय बिल्कुल सेंटर में थी और उसके सामने दादाजी बैठे हुए थे। हर बार की तरह कनिष्का चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, बल्कि इस बार उसकी नज़र बार बार कहीं जा रही थी। हाँ, निया पर। जब निया ने ये नोटिस किया तो वो एक बार फिर से कंफ्यूज लगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक आज उसके साथ क्या हो रहा है। कनिष्का खुद से उसे बार बार देख रही थी और उसके बाद उसकी आंखों का जो अजीब सा एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अलग और मीनिंगफुल था। जब सिया ने निया और कनिष्का को ऐसे एक दूसरे की तरफ चुपके चुपके देखते हुए देखा तो उसके मन में शैतानी सोचने लगी और वो थोड़ा सा कनिष्का की तरफ झुकते हुए बोली, दीदू कंट्रोल, दादाजी सामने हैं। हालांकि उसने धीरे से कहा था, पर चूँकि निया और कनिष्का उसके अगल बगल ही थीं, उन दोनों ने उसकी बात साफ साफ सुनी और निया के चेहरे पर एक अजीब सा ब्लश दिखने लगा। वहीं कनिष्का हेजिटेशन के मारे इधर उधर देखने लगी। आज पहली बार था जब सिया की बातों से उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया और सभी लोग अपने अपने कामों में फिर से एक बार जाने लगे। अगर बात पिछले संडे या फिर बाकी दिनों की जाए तो कनिष्का घर रुकने के लिए एक सेकंड भी राज़ी नहीं थी, पर आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। डेविड हमेशा की तरह उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी शारला भी थी। न जाने क्यों आज कनिष्का का जाने का मन नहीं हो रहा था। उसका दिल हो रहा था कि जैसे आज वो संडे
पूरा एंजॉय करे और चुपचाप अपने बाकी मेंबर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करे। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी मेंबर से उसका कुछ अलग ही मतलब था, पर कनिष्का जानबूझकर इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो बेमन से ऊपर गई और चुपचाप अपने कपड़े निकालने लगी। कुछ देर के बाद न चाहते हुए भी कनिष्का रेडी हो गई, क्योंकि डेविड का यदुवंशी पैलेस में रहना उसे बार बार याद दिला रहा था कि आज उसे कुछ ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। कनिष्का धीरे धीरे बालकनी में आ गई और उसने एक नज़र नीचे बैठे सभी लोगों पर घुमाई। निया आज बहुत ही खुश लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। वो सिया के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसकी मुस्कुराहट देखकर कनिष्का बस एक बार फिर से खो गई। डेविड धीरे से अंदर आ गया और वो अपनी बॉस की तरफ देखने लगा, पर इस समय कनिष्का की नज़र कहीं और ही थी, तो उसने धीरे से अपनी बॉस को इशारा करते हुए कहा, बॉस। हालांकि डेविड इस समय नीचे था, पर फिर भी उस शांत माहौल में डेविड की आवाज़ कनिष्का के कानों तक पहुंच गई और वो होश में आते हुए अपने कदम आगे बढ़ाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। धीरे धीरे वो डेविड और चार्ला के पास आ गई। कनिष्का को ऐसे खोया हुआ देखकर डेविड को आज थोड़ा अजीब लग रहा था। वो शायद उसके इस बदले हुए बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था। निया की नज़र जब कनिष्का पर पड़ी तो अचानक उसे ध्यान आया कि इस घर में रहते हुए ये पहली बार था जब निया कनिष्का को ऑफिस जाते हुए देख रही थी। कनिष्का ने इस समय ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कूल और अट्रैक्टिव लग रही थी। सिया इस समय ठीक निया के सामने ही बैठी थी, तो निया ने कनिष्का को देखने के लिए सिया के पीछे से धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की और अपनी नीली नीली तारों से टिमटिमाती आँखों से कनिष्का को देखने लगी। जैसे ही कनिष्का उन दो लोगों के साथ आगे बढ़ी तो अचानक वो अपनी जगह पर रुक गई और उसकी नज़र एकदम से निया के ऊपर जा पड़ी। निया ने जैसे ही देखा कि कनिष्का उसे ही देख रही है तो वो हड़बड़ा गई और जल्दबाजी में अपनी नज़रें झुकाकर बैठ गई। अक्सर ऐसा होता था, जब निया कुछ भी छुपाने की कोशिश करती थी तो नर्वस लगते हुए बार बार अपने बालों को अपने कानों के पीछे फंसाने की कोशिश करती थी। हालांकि निया ऐसा पहले कई बार कर चुकी थी, पर न जाने क्यों आज कनिष्का को उसकी ये हरकत बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एक तो निया का ये नया ट्रेडिशनल लुक और ऊपर से उसकी ये क्यूट क्यूट हरकतें, भला कौन अपना दिल न हारे। कनिष्का के चेहरे पर बहुत ही छोटी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान इतनी ज़्यादा छोटी थी कि किसी को उसके सामने से भी न दिखे। जी भरकर देखने के बाद कनिष्का बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल गई, पर डेविड और चार्ला एक दूसरे को देखकर अब भी कंफ्यूज लग रहे थे। सिया अब भी बक-बक किए जा रही थी, पर निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बात उसके कानों में बिल्कुल पड़ ही नहीं रही हो। वो तो आज कनिष्का की इस बदले हुए बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और साथ ही खुश थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज निया सातवें आसमान पर हो। इधर कनिष्का ने अपने पैर यदुवंशी पैलेस से बाहर रखे ही थे कि घर के अंदर फिर से सबके शोरगुल की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी कैदी को आज़ादी मिल गई हो। जब तक कनिष्का उस घर में रहती तब तक वहाँ पे शांति थी, और कनिष्का के जाने के बाद हर रोज़ यहाँ का माहौल किसी चिड़ियाघर की तरह हो जाता था। सिया की मॉम पहले से ही किसी बिजनेस ट्रिप पे बाहर गई हुई थी और देविका आंटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सीधी थी। कुछ देर के बाद कनिष्का अपने ऑफिस पहुंच गई और हमेशा की तरह उसका स्टाफ अब भी अपने काम में बिजी था। कनिष्का जब भी अपने ऑफिस में कदम रखती थी तो घर की तरह ही ऑफिस में भी सन्नाटा छा जाता था। किसी ने भी कभी कनिष्का को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और ना ही उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्रेशंस देखा था।
पर आज कुछ अलग था। जैसे ही उसके स्टाफ की नज़र कनिष्का के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कनिष्का मुस्कुरा रही हो। ये देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कुछ लोग तो अपनी आंखें मसल कर ये कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो सच में कनिष्का को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। धीरे धीरे कनिष्का अपनी मीटिंग्स में बिजी हो गई, पर करीब 1-2 घंटे बाद वो फ्री होकर सीईओ ऑफिस में आ गई। कनिष्का अपनी राउंडिंग चेयर पर बैठकर बड़ी सी खिड़की की तरफ मुँह कर कर उस शहर के नज़ारे को देख रही थी। हालांकि वो इस समय ऑफिस में थी, पर उसका ध्यान अभी भी घर पे ही था। आज पहली बार था कि कनिष्का का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था और वो जल्दी से घर जाना चाहती थी। कुछ देर तक अपने आप से बात करने के बाद कनिष्का ने डेविड को बुलाया और उसने उसे इन्फॉर्म किया कि वो अब घर जा रही है। डेविड को आज झटके पर झटका मिल रहा था। सुबह पहले तो उसकी बॉस कहीं खोई खोई सी लग रही थी, फिर उसके बाद वो मुस्कुरा भी रही थी और आज वो ऑफिस से छुट्टी लेकर जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं डेविड को अटैक ना आ जाए। पर फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। कनिष्का दोपहर के टाइम धीरे धीरे अपने ऑफिस से बाहर आ गई और वो अपने ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। इधर घर पे सभी लोग बंदर की तरह शोर मचा रहे थे। क्योंकि इस समय कनिष्का नहीं थी और आज संडे था, तो वो सभी लोग फ्री थे। और अब तो उनकी टीम में निया भी थी। निया भी आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो वो उनकी इस शैतानी में कैसे न पार्ट लेती। देविका मॉम अपने रूम में ऊपर आराम कर रही थी। नीचे लिविंग एरिया में वंश, सिया और निया तीनों लोगों ने उधम मचा रखी थी। वंश अपनी टॉय गन के साथ खेल रहा था और सिया और निया एक डिजाइन पर डिस्कस कर रही थी। वो दोनों कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी एक सोफे पर रखा पिलो उन दोनों के सर पे आ लगा। उन दोनों ने हैरान लगते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो वंश अपने हाथ में दूसरी पिलो लेकर के खड़ा था। ये देखकर सिया ने कहा, वंश के बच्चे, अभी रुक जा, मैं तुझे अभी मज़ा चखाती हूँ। तूने मेरा ड्राफ्ट ख़राब कर दिया। ये कहकर सिया ने भी एक पिलो उठा लिया और उसने जोर से वंश के सर पे दे मारा। जब सिया ने अब इस जंग का ऐलान कर ही दिया था तो फिर आगे क्या करना था। देखते ही देखते एक वार उन तीनों में छिड़ गई और अब निया के ऊपर भी पिलो का अटैक होने लगा। कुछ देर पहले तक जो लिविंग एरिया बहुत ही साफ सुथरा और शांत दिख रहा था, अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई कबूतर खाना हो। सभी लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और बीच बीच में छुपने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी उन लोगों की लड़ाई के बीच कुछ नया हुआ। निया सोफे के पीछे से छुपकर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, देखो, बचो। पर निया ने जब इस आवाज़ को सुना तो वो बचने की बजाय उस इंसान की तरफ देखने लगी और तभी वो तकिया उसके मुंह पर आ लगा। पर जिस इंसान ने भी उसे बचने के लिए कहा था, उसे देखकर निया हैरान लगने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बिन बुलाया मेहमान कहाँ से आ गया और आते ही उनकी लड़ाई में भी शामिल हो गया। तभी सामने से उस शख्स ने कहा, अरे अरे, माना कि मैं स्मार्ट हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे फ्लर्टी नज़रों से देखो। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपनी लड़ाई पर ध्यान दो, वरना तुम इस गेम में हार जाओगी। चलो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अटैक कैसे करना चाहिए। ये कहकर रोहन निया की तरफ से वंश और सिया पर अटैक करने लगा। निया और सिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहन के इस अचानक सी एंट्री से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना अटैक तेज कर दिया। ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो गई। रोहन रोहन मल्होत्रा, कनिष्का के मामा जी का एकलौता लाडला, जो कुछ दिन पहले ही यूके से वापस इंडिया आया था और आते ही उसे पता चला कि कनिष्का वापस आ गई है, तो वो उससे मिलने के लिए यदुवंशी पैलेस आ गया।
और जब वो इस यहाँ पर पहुँचा तो उसने अपने सामने हो रही उस जंग को देखा। हमेशा की तरह अपने सेल्फ लविंग अंदाज में रोहन उस लड़ाई में कूद पड़ा और बिना किसी इनविटेशन के वो निया का साथ देने लगा। निया रोहन के इस अजीब बिहेवियर से थोड़ा हैरान लगने लगी, पर जब उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक होने लगे तो उसने भी अपना ध्यान लड़ाई में फोकस किया। रोहन अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ही रहा था कि एक तकिया उसके भी मुंह पर आ लगा और तभी उसके बाद निया उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पर जैसे ही उस इंसान ने निया को हंसते हुए देखा तो बस वो देखता ही रह गया। वो निया से बिल्कुल एक कदम दूरी पर ही सोफे के पीछे बैठा था और अपने ऊपर आ रहे उन अटैक्स को अब रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो निया की हंसी में पूरी तरह खो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक निया को ऐसे खिलखिलाकर हंसता देखकर रोहन के भी चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, ब्यूटीफुल। अब तक पूरा लिविंग एरिया एक भूचलखाना बन चुका था। यह किसी घोड़े के अस्तबल से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद रोहन अपने होश में आया और उसने अपना इंट्रो देते हुए कहा, हाय, आई एम रोहन मल्होत्रा, कनिष्का का कज़िन ब्रदर। निया ने जब ये सुना तो उसने हंसना बंद कर दिया और वो रोहन की तरफ देखने लगी। रोहन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, इतना ज़्यादा कि कोई आम लड़की उसे देखे तो उसके प्यार में पागल ही हो जाए। पर निया किसी आम लड़की की तरह तो थी नहीं। पर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि कोई है जो उन्हें काफ़ी देर से ऐसे हंसते हुए देख रहा है और जिसके दिल में एक अजीब सी ज्वालामुखी उठ रही है। रोहन इस समय बिल्कुल निया के पास बैठा हुआ था और वो उसकी तरफ फेस करके उसे ही देख रहा था। निया भी इस समय रोहन को ही देख रही थी, पर उन दोनों के देखने का तरीका और इरादा अलग था। अपनी इन उलझनों और लड़ाई के बीच वहाँ मौजूद उन चारों लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला कि कनिष्का कब यदुवंशी पैलेस के एंट्रेंस पे आके खड़ी हो गई और उन्हें इस तमाशे को करते हुए काफ़ी देर से देख रही थी। पहले तो कनिष्का को गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं था जितना रोहन और निया को एक दूसरे के पास देखकर आ गया। तो गाइस, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया। आगे सुनेंगे कि रोहन निया और कनिष्का के बीच कैसा किरदार निभाएगा। क्या रोहन की एंट्री इन दोनों के नए नए उठ रहे इस प्यार को ख़त्म कर देगी या जलन के मारे कनिष्का को मजबूर कर देगी अपने दिल की बात कहने के लिए। तो क्या होगा जब सभी लोगों की नज़र कनिष्का पे पड़ेगी और कनिष्का उन्हें कैसे पनिश्ड करेगी। जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ एक कहानी ऐसी भी। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।